नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी और एनपीआर को विपक्षी पार्टियों ने ऐसा लगता है कि सियासत का हथियार बना लिया है। केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकार इन्हीं मुद्दों के जरिए राज्य में फिर से सरकार बनाने की आस देख रही है। दूसरी तरफ ऐसा लगता है, एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने योगी सरकार पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोला। वहीं पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जवाब दिया और सपा बसपा और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप मढ़ दिया। यूपी के ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोविंद चौधरी अपनी पार्टी के मुखिया से 2 कदम आगे बढ़ते दिखाई दिए। उन्होंने इतना तक कह डाला कि सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी दरअसल स्वतंत्रता सेनानी हैं और इन्हें स्वतंत्रता सेनानियों की तरह हम सम्मान देंगे। साथ ही जब हमारी सरकार आएगी तो उन्हें पेंशन देने का काम किया जाएगा। इसके पीछे की वजह वो ये बताते हैं कि इन प्रदर्शनकारियों ने संविधान को बचाने का काम किया है। यह एक स्थिति है। दूसरी तरफ कोटा में 104 बच्चों की मौत के मामले में भी जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी वहां विपक्ष में है, लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है। उत्तर प्रदेश में हर मुद्दे पर मुखर हो चुकी कांग्रेस कोटा के मौत के मंजर पर कुछ नहीं बोलना चाहती है, न कुछ बोल पा रही है। नहीं दिल्ली से कांग्रेस के आलाकमान परिवार से वहां अभी कोई जाने को तैयार है। यह स्थिति दिखाई दे रही है। राजनीति के इन्हीं रंगों पर हम आज के प्राइम एजेंडा में बात करेंगे, समझेंगे कि क्या वाकई यह मुमकिन है कि कोई सरकार या कोई राजनीतिक दल आए और यह कहे कि जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें कल जब हम सत्ता में आएंगे तो उनके मुकदमे तो वापस करेंगे ही, लेकिन चूंकि ये संविधान बचाने का काम कर रहे हैं लिहाजा हम इन्हें स्वतंत्रता सेनानियों की तरह पेंशन देने का काम भी करेंगे। वहीं दिनेश शर्मा पलटवार करते हैं कि यह तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश हो रही है। अब इस देश में 47 के बाद से लगातार तुष्टीकरण हो रहा है, कभी इस तरफ और कभी उस तरफ। पहले प्रतिक्रिया सुनिए कहा क्या और फिर हम चर्चा पर लौटेंगे। सुनिए। हम तो न्याय मांग रहे हैं कि किसी को झूठा न फंसाया जाए, झूठे मुकदमे न लगाए जाएं। और देखिए पत्रकार साथियों, आप भी यही हो, आपने सरकारें बदलती देखी हैं। जब हम सरकार में थे तो हम भी आपसे सरकार की तरह मिलते थे, आज विपक्ष की तरह मिल रहे हैं। लेकिन कमाल की सरकार है, हमें सिखा रही है कि सरकार कैसे चलानी चाहिए। अगर ये तरीका होगा तो बताओ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे पहुंचेगी। आप क्यों अन्याय कर रहे हैं उनके खिलाफ? जो अहिंसक आंदोलन कर रहे थे, जो जिनका हिंसा में कोई विश्वास नहीं है, उनको पर जो पुलिस प्रताड़ित कर रही है, जानबूझ करके घरों से उठा करके बंद कर रही है, क्रिमिनल धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रही है। जेल को नवाजा जाएगा। आवश्यकता पड़ी अगर केंद्र में हमारी सरकार बने और प्रदेश में तो उनको पेंशन भी दिया जाएगा। पुरानी जो उनकी कार्यशैली है, आदत है, उसको दोहराते हुए आज का ये वक्तव्य कि हम अपने शासनकाल में आने के बाद उनके मुकदमे वापस करेंगे। और यहाँ तक बोल गए कुछ लोग, उनके दल के सम्मानित नेतागण, कि हम रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो होंगे उनको यहाँ से जाने नहीं देंगे। पूरी दुनिया में लोग जो बाहर से घुसपैठिए होते हैं उनको बाहर जाने देंगे की बात करते हैं। यहाँ दल का लालच एक तुष्टीकरण की चरम सीमा को पार करते हुए यहां तक पहुंच गया कि वो घुसपैठियों को भी नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। रंग देखा अपने सियासत का। सब तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अपने अपने वोट की चिंता कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या सीएए नागरिकता संशोधन कानून एक सियासी हथियार बन चुका है और हर एक राजनीतिक दल
उसे अपने अपने हिसाब से भुनाने की कोशिश कर रहा है। हम इस पर आज बहस करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत जल्दी से परिचय करा दें। नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। 2 सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, धनोज कुमार जी, राजीव शर्मा जी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता प्रवक्ता सत्येंद्र उपाध्याय आज हमारी डिबेट में नोएडा स्टूडियो में है। उपाध्याय जी बहुत बहुत स्वागत है। 2 मेहमान हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, केसी जैन साहब, नेता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और अरविंद यादव, नेता प्रवक्ता प्रसपा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जैन साहब, हम आपका रुख करना चाहते हैं। हमें यह बताइए कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस। यह कहते कहते आप भी तो उसी रास्ते पर आगे चल रहे हैं जिस रास्ते पर आप आरोप लगाते हैं कि दूसरे चलने का प्रयास कर रहे हैं। हमें यह बताइए कि राम गोविंद चौधरी जो सदन में, विधानसभा में नेता विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो अगर यह कहें कि ये प्रदर्शनकारी गैर हिंसक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम उनको पेंशन देने का काम करेंगे, इसका क्या अर्थ है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? और अगर ये लोग गैर हिंसक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, जो उनका कहना है, तो फिर आप लोग इतने सारे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि पीएफआई के ही 25 से 30 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह आप लोग नोटिस चस्पा कर रहे हैं। 4 दिन से लेकर 10 दिन का समय दिया जा रहा है कि थाने में आइए, सफाई दीजिए, बेगुनाही बताइए। ये क्या है? क्या हो रहा है सर फिर उत्तर प्रदेश में? देखिए राजीव जी, इस पे जिस प्रकार से राजनीति हो रही है और विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को भुनाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जिस प्रकार से जनता के अंदर उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, और लड़ाने का काम कर रहा है। आप ये देखिए कि राजीव जी, जिन लोगों को नोटिस दी जा रही है, कोई हवाई नोटिस नहीं दी जा रही है। बाकायदा नोटिस देने से पहले उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग में उनको चिन्हित किया गया है, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है और लोगों ने इस चीज को स्वीकार किया है कि हाँ, ये पत्थरबाजी में शामिल थे। कुल मिलाकर के एक तरीके से देखा जाए तो चश्मदीद गवाह जो हैं, उनके आधार पर उन लोगों को नोटिस दी जा रही है। फिर उसके बाद न्यायालय भी है। कुल मिलाकर के सारी न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई सरकार अपनी मनमर्जी से किसी को ना तो नोटिस भेज रहा है, ना किसी से पैसा वसूलने की बात हो रही है, ना तो किसी पे आरोप मढ़ने की बात हो रही है। जो कुछ भी हो रहा है तथ्यों के आधार पर, प्रूफ के आधार पर, चश्मदीद गवाहों के आधार पर वो सारी चीजें हो रही है। आपने देखा राजीव जी, लखनऊ के अंदर ही किस प्रकार से ओबी वैन को, पत्रकारों की ओबी वैन को जलाने का काम इन उपद्रवियों ने किया, पत्थर फेंके, किस प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, पर्सनल लोगों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया, लोगों की उसमें जाने भी गई। तो क्या ये सारी चीजें होनी चाहिए थी? अगर विपक्ष ये कह रहा है कि इनको हम पेंशन देंगे, विपक्ष ये कह रहा है इनके सारे मुकदमे खत्म कर देंगे, तो ये जो पैसे और कुड़क्की हो रही है, क्या ये सरकारी खजाने से जिससे जितना पैसा वसूला जाएगा वो पैसा भी वापस करेगी विपक्ष? क्या ये जो है विपक्ष का अपने निजी अकाउंट का पैसा है? ये सरकारी और व्यक्तिगत धन की जो नुकसान हुआ है, करोड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 5 दिन 7 दिन पूरा इंटरनेट पूरा बंद रखना पड़ा, इस तरीके से उन्माद फैलाया गया। तो ये जो सारे बड़े नुकसान हुए, इंटरनेट तो छोड़िए, सीधे सीधे लोगों की जान पे आ गई, बाकायदा फायरिंग की गई, 50 से 60 पुलिसकर्मी पूरे उत्तर प्रदेश में घायल हुए। तो ये सारी चीजें जो लोग कर रहे हैं, इनको शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहेंगे? अगर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, अच्छा, आप देखिए जैन साहब, मुश्किल है शांतिपूर्ण प्रदर्शन में क्या अंतर है? जैन साहब, मुश्किल ये है इस देश और खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि हर राजनीतिक दल वही कर रहा है, हर राजनीतिक दल जैन साहब वही कर रहा है, लेकिन बताता यह है कि सिर्फ वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम तो चिंता कर रहे हैं देश की तरक्की की, प्रगति की। ये हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी जब आए सामने, उन्होंने कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस, सारे विपक्षी दल केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हमें यह बताइए कि क्यों ना यह माना जाए कि आप लोग भी बहुसंख्यक तुष्टीकरण कर रहे हैं? जो आरोप आप लगाते रहे कि साहब ये 70 साल अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करते रहे,
आप भी तो बहुसंख्यक तुष्टीकरण ही कर रहे मैं बता हैं, रहा हूं, आप मैं भी बता तो रहा हूं, शरणार्थियों मैं के बता रहा हूं, जरिए बिल्कुल, तुष्टीकरण की सियासत को ही आगे बढ़ा रहे हैं। आपका बोलिए। और इसका जवाब भी आना हाँ चाहिए। बोलिए, जवाब ही लेंगे आपसे, बोलिए। नहीं देखिए राजीव जी, हाँ तुष्टीकरण के मायने क्या है? क्या है? तुष्टीकरण के मायने क्या है? क्या है? तुष्टीकरण के मायने यही है, गलत को गलत नहीं कहना, सही को सही नहीं कहना, सही को सही नहीं कहना, गलत को गलत नहीं कहना। जो लोग पत्थरबाज हैं, इनको उसमें ये दिखाई दे रहा है विपक्ष को कि ये मुस्लिम वर्ग से है, ये जो है दलित वर्ग से है, इनको इसमें वर्ग क्यों दिखाई दे रहा है, इसमें मुस्लिम इनको क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्यों ये बात कर रहे हैं कि हम इनसे मुकदमे वापस अब देखिए, लेंगे? ये अपराधी है। जैन साहब, आप ना ये जैन क्यों साहब, नहीं अब सुन समझते? लीजिए, जड़ कहाँ है वहां जो चलते भी हैं ये ना। कह रहे हैं, ना जो भी जड़ पर हिंदुस्तान चलते में रह हैं करके सर, जड़ पर पाकिस्तान चलते हैं, जिंदाबाद जल्दी के से नारे जड़ लगा पर रहे चलते हैं और फिर बकायदा यहाँ झंडा आप जो तिरंगे कह रहे हैं उस झंडे बात पे को यहाँ लेकर बीच आते में हैं, मस्जिद वहां की अरविंद जी से तस्वीरें भी लेकर जोड़ते के हैं। आप ये कह रहे हैं और कि एक मिनट बकायदा सर, ऐलान एक किया है छोटी सी पुलिस के सामने, छोटी सी तमाम बात, तरीके बहुत की छोटा गलत सा तर्क, बयानबाजी अभी बात की है। साफ हो ये जाएगी। क्या है? शर्म, क्या इन लोगों को माफ कर देना जैन साहब, चाहिए? जैन साहब, छोटी सी बात, आप ये कह रहे हैं कि वो ये देख रहे हैं कि दलित वर्ग से है, वो ये देख रहे हैं कि फला वर्ग से है। ये देखने की आदत किसने लगाई, ये बताइए ना। आप एक कानून लेकर आए, उस कानून में आपने एक पर्टिकुलर चश्मे से देखा, इनको देंगे इनको नहीं देंगे, उसके तर्क खड़े किए ना। तो सबसे पहले देखने का एक पर्टिकुलर नजरिया तो आपने दिया ना। उसके बाद जब ये देख रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि तुम मत देखो। ये क्या बात है भाई? अगर आप कानून इसी आधार पर लाए और उस आधार पर आपने तर्क खड़े किए, अब उसमें अगर ये खोज रहे हैं तो क्या दिक्कत है? जी नहीं वही चीज है। दिक्कत ये है राजीव जी कि इनको ये नहीं समझ में आता है कि स्वदेश के लिए कौन है और कौन उसमें से आतंकवादी है, कौन उसमें से विदेशी है। हम जो कानून लेकर के आए हैं अपने देश के नागरिकों को, जो इसमें सीए के द्वारा जो नागरिकता देने की बात है, जो शोषित है उनको नागरिकता दे रहे हैं। अगर ये दलित एक्ट आया, अब दलित एक्ट में ये कहिए कि आपने ब्राह्मणों को क्यों छोड़ दिया दलित एक्ट में, आपने क्षत्रियों को क्यों छोड़ दिया दलित एक्ट में? दलित एक्ट में केवल जो जिनको निम्न जाति कहा गया है या जिनको कहा गया है कि सेवक वर्ग था, उसको आपने सिर्फ क्यों शामिल किया दलित वर्ग में? उनको क्यों आरक्षण दे रहे हैं? फिर आप कहेंगे दलितों के साथ साथ जिनको आप दलित मान रहे हैं, इनमें ब्राह्मणों को भी शामिल कर। जैन साहब, बहुत जल्दी से, फिर अंतर क्या रहेगा? आपने अपनी बात रखी है, बाकी मेहमानों को जोड़ लें। आज पैनल बड़ा हुआ है, राहुल तालान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार। एक छोटा सवाल देखिए, हम ये बात कहते आए, हम चाहते हैं कि आप इस बात का जवाब दे दें, क्योंकि मामला लंबा हो गया है। अब शायद इस बात का जवाब मिल जाए। हमें ये समझाइए जैन साहब, हमें एक छोटी सी बात समझाइए, छोटी सी बात सर, बहुत लंबा विषय नहीं, बहुत छोटी सी बात। हमें ये बताइए कि जो कानून आप लेकर आए हैं उससे देश के नागरिकों का लाभ क्या है? जो कानून आप लेकर आए हैं उससे देश के नागरिकों का क्या फायदा है, ये बता दीजिए। बस बहुत संक्षेप में, फिर हम तुरंत यहां आ रहे हैं। भाई, पहली जिम्मेवारी सरकार की है देश के नागरिकों के लिए, किसी भी सरकार, सिर्फ आपकी सरकार की नहीं, किसी भी सरकार की। आप जो कानून लेकर आए, जिस पर इतनी रार है, आप लोगों को जागरूकता करनी पड़ रही है। आज गृह मंत्री राजस्थान के जोधपुर में थे, कोई किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलता है, कोई किसी को देश में अलगाववादी और उग्रवादी बोलता है, कोई कहता है कि भाई से भाई लड़ाई। इसका लाभ क्या है इस कानून का देश के नागरिकों को, यह बता दीजिए। बहुत संक्षेप में मैं जवाब, बहुत संक्षेप में, जल्दी बताएं। लाभ क्या है मैं बता रहा हूं, बताइए। लाभ क्या मैं बता रहा हूं, बहुत संक्षेप में प्लीज। राजीव जी देखिए, अगर बाहर से 100 लोग आए और बाहर से उन 100 लोग यहां पे रह रहे हैं, उसके बाद में उनमें हम नागरिकता उन लोगों को दे रहे हैं जो लोग सन 2014 के पहले यहां पर आ गए हैं, रह तो रहे यहां पे। अब उसमें बात यह है कि जैसे रोहिंग्या मुसलमान आ गए वहां पर, जो ये लोग देश की संपत्ति में और हमारे संसाधनों पे एक तरीके से नाजायज तरीके से जो कब्जा कर रखे हैं और जो ये लाभ ले रहे हैं, वो चाहे सरकारी योजनाओं का हो, अन्य चीजों का हो, बिल्कुल ये लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जो हमारे अपने लोग हैं। ठीक बात है। उसके बाद में बाहर के लोगों को लाभ देने की बात आती है। तो इससे यही होगा, जो लोग यहाँ के वास्तव में हैं और
जो लोग जिनकी पृष्ठभूमि भारत देश है और ये वहां वापस बाहर जाकर के फिर वो यहाँ से आते हैं, तो सबसे पहले उनका अधिकार बनता है। अच्छा, बाकी लोगों का बाद में। तो हम इससे चिन्हित करेंगे कि जो सरकारी योजनाएं हैं खास करके, अच्छा, उनका लाभ किसको दिया जाए। हम अपने लोगों को लाभ दे रहे हैं, सर हमने प्रश्न भारत देश आपसे के जो लोग पूछा, हैं उनको लाभ दे रहे हैं। सर देखिए सर, बात अब लंबी हो रही। जैन साहब मेरी बात समझिए, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने बताया कि देश के नागरिकों का लाभ ही है, देश के नागरिकों का लाभ ये है कि जो रिसोर्स, जो संसाधन, वो जो घुसपैठिए हैं वो कब्जा कर लेते हैं या उस पर जो अधिकार जमा लेते हैं, आप ये आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें कम करेंगे या उन्हें भगाएंगे वगैरह वगैरह। तब इसमें जो कैटेगराइजेशन आप कर रहे हैं उसी पर तो सर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप क्यों घुसपैठियों के धर्म की चिंता कर रहे हैं? आपने एक नाम लिया, आपने एक नाम लिया कि रोहिंग्या मुसलमान। आप बताइए कि क्या ईसाई घुसपैठिया नहीं हो सकता? क्या बौद्ध अगर किसी दूसरे देश का है और अवैध तौर पे आ गया तो वो घुसपैठिया नहीं हो सकता? आप बताइए ना, ये कैटेगराइजेशन आप क्यों कर रहे हैं? हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर ये लाभ देना है देश को, देश के नागरिकों को, तो बिल्कुल समान निगाह से क्यों नहीं देख रहे हैं, जिस पर इतना बवाल आगे खड़ा हो रहा है। और राजनीति सब अपनी अपनी चमका रहे हैं, हर तरफ तुष्टीकरण है, हर तरफ, लेकिन कोई अपना तुष्टीकरण नहीं देख रहा है, सब दूसरे को तुष्टीकरण दिखा रहे हैं। जैसा आप बाकी लोगों को जोड़ लें, जैसा आप बहुत जल्दी से बाकी लोगों को जोड़ लें, क्योंकि आज पैनल बड़ा है, फिर आपसे हम आगे संवाद करेंगे। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के वो वरिष्ठ नेता जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो हमारे साथ जुड़े और हमें ये बताएं कि अब तक वो अपने बयान पर टिके हैं या ज्यादातर ऐसा होता है कि नेता बयान से पलट जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने भी पलटी मार ली। हमारी ये चिंता इसलिए है कि उनकी पार्टी के मुखिया ने कोई इंडोर्समेंट नहीं किया है। आज उनका भी बयान आया, आज पार्टी अध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम साहब ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, या हम सहमत हैं या सहमत नहीं है। हम बाकी लोगों को जोड़ लें जल्दी से। आपके बगल में अरविंद जी बैठे हैं, हम उनको जोड़ लें, फिर तुरंत यहां आ रहे हैं। अरविंद जी बताइए, कौन तुष्टीकरण कर रहा है? क्या वाकई विपक्ष तुष्टीकरण पर उतारू है? क्या वाकई विपक्ष देश हित से जुड़ा नहीं है? जो इतना बड़ा देश हित जैन साहब और उनकी पार्टी देख पा रही है, राजीव जी, वो आप लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं साहब, ये बताइए। नहीं राजीव जी, देखिए सारे क्वेश्चन का आंसर भी आपने लगभग केसी जैन साहब को समझा दिया है। और केसी जैन साहब और केसी जैन साहब का दल आज अगर भ्रम न फैलाया होता देश की आम जनमानस के साथ, तो मुझे लगता है कि यह दिन न देखना पड़ता। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि देश की नागरिक को इससे क्या लाभ होना है, उस पे तो इनकी गोल मटोल जवाब रही। मैं तो कहता हूं कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, कीजिए, लेकिन क्या सारे के सारे प्रोटेस्ट करने वाले लोग कहीं न कहीं जो ये कह रहे हैं कि उग्रवादी हैं या हिंसक जिन लोगों ने फैलाया या जिनको ये नोटिस भेज रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि क्या सारे के सारे लोग उग्रवादी टाइप के लोग हो गए? सारे के सारे लोग अराजक तत्व हो गए जिन्होंने हिंसा फैलाया? अरे जो लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर पीएफआई पे आपने कार्रवाई किया है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए अगर कोई संगठन इस प्रकार से है। लेकिन जिस दिन बुलंदशहर में दंगा हुई थी, जिसमें एक इंस्पेक्टर की मौत हुई थी, अगर उस दिन बजरंग दल पे कार्रवाई हो गई होती तो फिर ऐसा कोई संगठन आगे ना आया होता। अच्छा, सवाल ये केवल तुष्टीकरण यहां उठा रहे, विपक्ष ठीक भी है, आप पूरा तुष्टीकरण, पूरा सरकार भी तुष्टीकरण। सरकार अगर मौका नहीं दी होती तो मुझे लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं तुष्टीकरण न करता। और राजीव जी, विपक्ष हर समय आम जनमानस की सवालों को खड़ा करता है। जो पीड़ित प्रताड़ित लोग होते हैं, जो शोषित लोग होते हैं, उनकी सवालों को लेकर विपक्ष खड़ा करता है। विपक्ष को राजनीति करना है। सत्ता दल आज जिस तरीके से राजनीति कर रही है, मुझे तो यही मतलब आप कह रहे हैं ये मौका इन्होंने नहीं दिया, दल ही विपक्ष, ये मौका इन्होंने ही दिया नजर आ रही। आप लोगों को राजनीति या तुष्टीकरण या कुछ भी सियासत चमकाने का मौका इन्होंने ही दिया। जैन साहब जवाब लेंगे, जो नुकसान जैन साहब जवाब लेंगे, लेकिन हम बाकी पैनल को जोड़ रहे हैं। अरविंद जी, अब जल्दी से एक एक करके जोड़। अरविंद जी, हम जल्दी से यहां भी मेहमानों को जोड़ लें, संवाद को थोड़ा आगे बढ़ाएं, जिससे कि बहुत सारे सवाल, बहुत सारा इंटरेक्शन, संवाद यहां पर होता चले। चूंकि हमारे साथ यहां सत्येंद्र उपाध्याय जी भी हैं, विपक्ष के एक प्रतिनिधि के तौर पर, बाकी फिर हम विश्लेषकों के पास जाएंगे। सत्येंद्र उपाध्याय जी, आप लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, आप लोग देश का लाभ नहीं देख रहे हैं,
जो विजन सत्ताधारी पार्टी रख रही है कि साहब वाकई घुसपैठिए आते हैं, संसाधनों पर डाका डालते हैं, हमारे देश का नागरिक रह जाता है, आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे और खामखा केवल तुष्टीकरण के लिए, अपनी वोट बैंक की सियासत के लिए इस मामले को पकड़े बैठे। बताइए राजीव जी, जैसे कि अभी हमारे साथी कह रहे थे केसी जैन साहब कि भारतीय जनता पार्टी जो शुरुआत कर रही है कि पीएफआई ला रही है, कि पीएफआई वालों पर इन्होंने कार्रवाई कर दी, क्या उनके कार्रवाई करने से अभी इनके एक जो वो हैं मंत्री क्या मतलब उप मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने कहा कि भाई सिमी से लोग मिले हुए हैं, सिमी की और पीएफआई के लोगों की तुलना कर दी उन्होंने। चलो ठीक है, कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पीएफआई पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तुलना नहीं होनी चाहिए आपको लग रहा है? नहीं सर, होनी चाहिए, लेकिन क्या सभी लोगों को, ये देश में और भी लोग हैं जो दंगई हैं, उनको भी उनको पीएफआई ने उनको सपोर्ट किया है, तो इतने सारे लोग पीएफआई के मेंबर हुए, कैसे हो गए? इनकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? इनकी एजेंसियों ने क्यों नहीं उन चीजों को ला के दिया कि इतने सारे मेंबर बढ़ गए? तो इसका मतलब कि देश के जितने भी मुसलमान पीएफआई के एजेंट हैं और सिमी के एजेंट हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी अपने बातों को लेके आ रही है, उनकी बातों में खुद ही संदेह पैदा हो रहा है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। दूसरी चीज कि अभी अखिलेश यादव ने जो बयान दिया कि भाई अगर वो लोग आए सरकार में, राम गोविंद चौधरी जी का अपना बयान है, निजी बयान है, उसको मतलब कि उसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया कि हाँ इस बयान को लेके पार्टी ने कुछ ऐसा कहा हो जिससे कि बौखला गई भाजपा। भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की ठेकेदार अपने आप को मानती है, धर्म की सारी ठेकेदारी इनके ऊपर है, कोई दूसरा अगर बात करे तो विपक्ष का हो जाता है, इनके ऊपर मुद्दा उठाने वाला हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। ये शिक्षा की बात नहीं करना चाहते। पार्टी का क्या स्टैंड है? पेंशन के साथ है या नहीं है? पेंशन देनी चाहिए नहीं देनी सर, उनका अपना स्टेटमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं तो हम तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। हमारे जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो कि इनके साथ रहे भी बीजेपी के साथ में, तब तो हमारी बातों को इन्होंने नहीं माना। हमने बहुत सारी चीजें ऐसी कही जिसपे अगर ये गौर करते तो आज भारतीय जनता पार्टी कहीं और होती। भाई बच्चों की बात नहीं करती, बच्चों को आप दूध में पानी पिला दो, उसको भाई लूटो की, और उसको पत्रकार जो दिखा है उसको जेल में बंद कर दो। तो तुष्टीकरण कौन कर रहा है? ये नहीं कर रहे हैं क्या? इनको भी इन बात को सोचना चाहिए। दूसरी चीज कि शिक्षा के ऊपर बात करो तो ये लोग कहते हैं कि नहीं जी नहीं, बहुत हो गया। दूसरी चीज दवाई पे बात करो, आज बच्चे योगी जी जाके पूछ रहे हैं कि राजस्थान की क्या हालत है। अपनी नहीं देखी उन्होंने, गोरखपुर में क्या हालत थी। गोरखपुर में बच्चे मरे थे, उन पे तो जवाब नहीं दिया गया। राजस्थान में जो योगी जी की नजर है उससे सिंपैथी है या उससे विरोध है? नहीं देखना चाहिए। किसी भी माँ का बच्चा मरता है तो उससे सिंपैथी हर पार्टी को होना चाहिए, हर कार्यकर्ता को होना चाहिए। अगर योगी जी कर रहे हैं तो नहीं होनी चाहिए उसमें। अगर योगी जी कोई सवाल कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? आपको भी करना चाहिए राजस्थान की सरकार से सवाल। सर हम कोई भी सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाए, उससे सवाल करने चाहिए। राजीव जी, कोई भी सरकार, भाई आप इस सरकार का हिस्सा थे, यही सरकार ठीक नहीं कर रही थी, आप लोग सवाल कर रहे थे। आप लोगों ने सरकार छोड़ी, वो लोग कुछ और कहानी बताते हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं कि हमने सरकार छोड़ी। तो अगर राजस्थान में कोई सरकार ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है तो उससे सवाल क्यों नहीं कर रहा? राजू जी अपने ऊपर भी तो देख लेना चाहिए पहले इनको कि हमने क्या किया। अच्छा, वहां पे भी जो हुआ उसको झूठा फंसाया गया, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उसे आदेश दिया कि नहीं वो बंदा था ही नहीं उसमें। तो कहीं ना कहीं आप एक मुस्लिम होने के नाते या कोई दूसरी जाति का उसको फंसाओ। कल हमने इस पर डिबेट की कि सारे राजनीतिक दलों का चरित्र एक जैसा है, हमें तो दूर से यही दिखाई पड़ता है। नहीं राजू, सब अपना गिरेबां, कोई नहीं झांकता, सब दूसरे का आंगन देखते हैं, दूसरे की कमी देखते हैं। हर राजनीतिक हमने धर्म का जो जहां सत्ता में बैठा है सब तुष्टीकरण में लगे हैं, लेकिन दूसरे के तुष्टीकरण को चिन्हित करते हैं, अपना तुष्टीकरण किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। धर्म का ठेका हमने ले रखा है। बात कर ली, अगले हिस्से में आएंगे। आज 4 सम्मानित विश्लेषक हमारे साथ हैं। आज योगेश सोनी जी भी है, फील्ड में रहते हैं, है ना। हम स्वागत करते हैं उनका। अब जरा विश्लेषकों की राय ले लें, है ना, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, उनका भी नजरिया बड़ा महत्वपूर्ण होता है। राजीव शर्मा जी से हम शुरू करें। सर, कौन कर रहा है तुष्टीकरण? कोई एक कर रहा है या सब अब यही कर रहे हैं? और सबको सियासत तुष्टीकरण में ही दिखती है, अब विकास में तो दिख नहीं रही, हमें ऐसा लग रहा है। कौन कर रहा है सर? कहाँ हो रहा तुष्टीकरण राजीव जी? ऐसा है, मेरा जो कोट है आपके कोट से ज्यादा चमकदार है और साफ सुथरा है, ब्रांडेड है तो दोनों के काले ही। तो यही पार्टियों का है। मेरा कोट आपके कोट से ज्यादा चमकदार है, साफ सुथरा है। ये पार्टियों का चरित्र है कि हम ज्यादा आपके हमदर्द हैं और सारी पार्टी यही कहती है। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोला जाए। कि हमें देश की चिंता है। चिंता देश की नहीं है, देश के नागरिकों की नहीं है। चिंता है अपनी अपनी राजनीतिक दुकानों की और अपनी अपनी सत्ता की। पार्टी कोई भी हो, तुष्टीकरण की राजनीति सभी कर रहे हैं। आपकी एक बात का जवाब नहीं दे पाए जैन साहब। आपने ये पूछा, ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बना जी, इससे अपने देश की जनता को क्या फायदा होगा? एक हमारे यहाँ देहाती कहावत है जी कि अपना तेल भू पे गेर, भू समझते हो ना धरती को, जी जी, अपना तेल जमीन पे गेर, कुप्पी दूसरे को दे।
अपने देश के नागरिकों का पेट नहीं भर रहा, यहाँ शिक्षा की दिक्कत, चिकित्सा की दिक्कत, न्याय की दिक्कत, रोजगार की दिक्कत, सुरक्षा की दिक्कत। ठेका ले रहे अफगानिस्तानियों का, बांग्लादेशियों का और पाकिस्तानियों का कि वहां से जो लोग आएंगे हम उन्हें नागरिकता देंगे। एक तरफ ये कह रहे हैं कि 125 करोड़ देश की जनसंख्या ज्यादा होगी, इस पर लगाम लगे। जो लोग बाहर, अच्छा जो विपक्षी दल है वो कह रहा बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो मुसलमान आएंगे उन्हें नागरिकता मिले। ठीक बात है। इधर वाले कह रहे नहीं उन्हें नहीं देंगे, उन्हें देंगे। क्या देश के आदमियों को संसाधन दे दिए क्या तुमने? पहले इन्हें जरूरत है या उन्हें जरूरत है? अपने बालक भूखे मर रहे, भतीजे को गोद ले रहे, अपने बालक तो भूखे मर रहे हैं। अरविंद जी प्लीज आएंगे, देखिए यहाँ हम अपने विश्लेषकों को एक एक बार जोड़ ले, उसके बाद तुरंत आपके पास आएंगे। राजीव जी, अपने बालक तो भूखे मर रहे हैं, अपने बच्चों के बदन पर कपड़े नहीं, भूखे मर रहे हैं, शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था नहीं, दूसरे का ठेका ले रहे हैं। एक कहावत है कि कुम्हार की गधी तो मर गई और कुम्हार भाड़ा उठ रहा दूसरे का कि मैं तेरे जो है सामान को वहां छोड़ आऊंगा। अपनी गधी मरी पड़ी, दूसरे का भाड़ा ले रहे, दूसरे का पहले ठेका लोगे, अपनी जिम्मेदारी लोगे, अपने देश के नागरिकों को पालोगे। यहाँ चिंता जो है चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों लोग, दोनों पार्टियों को बाहर के नागरिकों की है, अपनों की नहीं है। अपनों की नहीं है। इन्हें ऐसा करो परमाणु बम गिरा दो भारत के नागरिकों पर, ये मर जाएंगे और तुम बाहर दूसरे देश के नागरिकों को भी बचा लियो, उन्हीं की चिंता कर लियो, उन्हीं से राजनीति चल जाएगी। ये तरीका कौन सा है? ये जो एक्ट आया है इसका भारत की जनता को क्या फायदा है? पूरे भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह कैंप लगाए, कई दिन से प्रचार प्रसार कर रहे जी, हम भ्रम की स्थिति दूर कर रहे हैं। ये एक्ट किसी की नागरिकता छीनता नहीं देता है। ठीक बात है। अरे हम भी कह रहे हैं ये किसी की नागरिकता छीनता नहीं देता है, मगर बाहर के देशों के लोगों को नागरिकता देने की जरूरत क्या है? पहले अपनों का तो पेट भर लो, अपने बालक मांगते फिर रहे हो। हम एक छोटी सी जानकारी सर, एक छोटी सी जानकारी हम दे दें अपने दर्शकों को, फिर जल्दी सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ते हैं, जिससे कि पहले कहा कि संवाद हो जाए, सवाल जवाब ज्यादा आ जाए। हम देख राम गोविंद चौधरी, सर राम गोविंद चौधरी नेता है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। हम उनको फोन लगा रहे हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या वो अपने बयान पर स्टैंड कर रहे हैं या कुछ बदलाव आया है, कोई मैकेनिज्म है, या फिर ऐसे ही बयान दे दिया कि हम पेंशन देंगे 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 टाइप से, क्योंकि राजनीति गरमा रही है। वो उनका फोन उठ नहीं रहा है। हमारी अपील ये है, वो उनके कोई सलाहकार, शुभचिंतक, कार्यकर्ता अगर देख रहे हो इस वक्त कार्यक्रम, तो प्लीज उनसे कहें कि फोन उठाएं, जिससे कि हम उनसे एक संवाद स्थापित कर सके और जो आज उन्होंने कहा है उस पर उन्हीं से बहुत और ज्यादा जानकारी ले सकें। अब हम जल्दी से धनोज जी को जोड़ना चाहते हैं और सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर जल्दी पॉइंटेड तरीके से धनोज सर, क्या जवाब है? सब तुष्टीकरण कर रहे हैं, सब एक दूसरे को कह रहे हैं, और एक सवाल जो मैंने वहां पूछा उसको राजीव जी ने उसकी बड़ी व्याख्या कर दी। उन्होंने कहा साहब फायदा क्या है? अपने यहां 100 समस्याएं हैं, जो देश के नागरिक हैं उन्हें उग्रवादी, अराजकतावादी, अलगाववादी बताया जा रहा है, दूसरों की चिंता की जा रही है। अपने रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़क, इसकी बिजली, पानी, ये हो नहीं पा रहा है, चिंता उनकी हो रही है कोई दम इनकी बात में? या फिर ये चाहते हैं कि सब किसी की चिंता को जवाब रोजगार तुरंत जब हमने आपकी विस्तार से बात रख दी, धनोज जी आंसर करेंगे। सर जल्दी बोलिए, हमें तालान साहब और योगेश जी को भी जोड़ना और एक बार लखनऊ जाना है। बोलिए। आज पैनल बहुत बड़ा है और इस मुद्दे पर कई बार डिबेट करते आए, लेकिन आज इंसानियत के नाते मैं बोलना चाहता हूं। जो घटना घटी है राजस्थान पर, उस पे 2 लाइन है, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे घर में भी बच्चे, इंसानियत है। नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चे पर इतना एहसान करना, नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चे पर इतना एहसान करना, छुए ऊंचाइयों को खुदा से ये दुआ करना जी। और ना कुछ सही देने के लिए इनको, और ना कुछ सही देने के लिए इनको कम से कम इनको जिंदगी देकर सम्मान करना। ठीक है। अभी हम लोग डिबेट कर रहे हैं, और ये आज से नहीं डिबेट कर रहे। जिस पॉइंट पर आपने कहा है, जैसे समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है कि जो लोग सीए एक्ट के अगेंस्ट में प्रदर्शन कर रहा था, उनमें जो लोग मर गए उन लोगों को वो शहीद का दर्जा देगा, पेंशन देगा। जी जी ठीक है। मैं इस सवाल के संदर्भ रोकना चाहेगा। मैं जानकारी मिल रही कि राम गोविंद चौधरी जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। चौधरी साहब, हमारी आवाज मिल रही है, क्या आप सुन पा रहे हैं? फोन बार बार कट रहा है।
हम दोबारा जोड़ने का प्रयास करते हैं, प्लीज अपनी बात आप पूरी करें, बोले। हाँ। तो आपका सवाल राजीव जी यही था। देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, अभी हमारे पैनल के मित्र कह रहे थे, हमारे भाई राजीव शर्मा जी जी कि इस एक्ट के तहत बाहर से आने की जरूरत क्या है। देखिए यह एक इंटरनेशनल मामला है, एक दूसरे को कहीं भी मन हो किसी भी देश में जाके नागरिकता लेने का तो ले सकते। राजीव शर्मा जी भी चाहे तो अमेरिका का नागरिकता ले सकते, पाकिस्तान का भी ले सकते हैं। राजीव शर्मा को थोड़े कोई रोक रहा है, ये चाहे तो पाकिस्तान की नागरिकता आज अप्लाई कर दे, यही स्टूडियो में ऑनलाइन है। अगर इनको ऐप पता नहीं तो मैं ऐप भी दे देता हूँ। सुनिए पहले बोलने तो दीजिए। बोलिए सर, बोलते रहिए। हाँ टाइम में जानता हूँ पैनल आज बड़ा है, बोलिए। दुर्भाग्य की बात है, शर्म आनी चाहिए किस बात पे? अखिलेश यादव को कि गुंडे को, मवालियों को, देश के विरोध विखंडन काम करने वाले को, उनके पार्टी के विपक्ष के नेता अगर ऐसा बयान दे रहे हैं कि हम गुंडे मवालियों को पेंशन देंगे तो इससे कभी भी उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश नहीं बन पाएगा। और उनका मंसूबा साफ नजर आ रहा है। किनका? अखिलेश यादव का। क्या? और उसका मंसूबा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल तेल लेके ये अपने घर ऑफिस में बैठ के संचालन किया है। सीधा आरोप आप लगा? बिल्कुल मैं सीधा आरोप लगाता हूँ और होशोबाज में लगाता हूँ। क्या? कि उत्तर प्रदेश में जो जलाने का कार्यक्रम तैयार किया गया, कहीं ना कहीं ऐसे लोग आ रहे क्योंकि इसके जुबान बता रहे हैं। सर ये तो सरकार भी नहीं कह, ये तो सरकार भी नहीं कह रही है सर। सरकार ये तो अभी एजेंसियां भी नहीं कह रही, आप कह रहे हैं, बयान से ही पता लगा। बयान साबित कर रहा है सर। क्या? इसको इतना दर्द भी नहीं हुई, इसको इतना दर्द किस बात का? अगर मान लीजिए कोई वो कह रहे संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, क्या कर आपको कोई डाकू चोर मेरे गांव में आके मर जाए, मेरे गांव द्वारा मर जाए तो क्या पूरा वो कह रहे पुलिस की गोली से मरा? भाई उनका कहना यह है कि जितने लोग मरे सब पुलिस की गोली से मरे। मैं बता तो रहा पुलिस की गोली, तो उसके पास कौन सा सबूत है? किसके पास? वो उसके पास कौन सा सबूत है कि पुलिस गोली मारा है? अगर लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज किया जाता है, अभी आपने एक वीडियो देखा होगा कि पुलिस को अंदर में जलाने की कोशिश की गई और आपको पता है कि संविधान में सेल्फ डिफेंस की पूरी वकालत की गई है, कानून दिया गया है कि सेल्फ डिफेंस के तहत अगर सामने में आपका बाप भी आ जाए, अगर मार दीजिए, भी आ जाए जी, मार दीजिए सेल्फ डिफेंस में। क्योंकि कानून तो सेल्फ डिफेंस में मार दिया पुलिस नहीं। आपने अखिलेश यादव की बात की, मैं उस सर हम तो आप जो कह रहे हैं उस पर पूछ रहे हैं कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में मार दिया। कितना दुर्भाग्य की बात है क्या कि वो मरे हुए लोग को कह रहा है कि मेरी सरकार आएगी। एक तो मुंगेरी लाल का हसीन सपने देख रहे वो कि मेरी सरकार आएगी, उसकी सरकार तो दूर तक आने की नहीं, क्योंकि तुष्टिकरण नहीं है। वो डायरेक्ट, ये बात तो भाजपा भी नहीं कह रही, डायरेक्ट बोल नहीं पा रहे कि मैं मुसलमानों की राजनीति करता हूँ, अकलियतों को राजनीति करता हूँ। क्या अगर वो डायरेक्ट बोल दे आज तो उनसे एक वर्ग जो है हिंदू बहुसंख्यक वर्ग है वो तो स्वतः नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए छतरी का ले रहा, बिना बारिश में छतरी लेकर बयान देने का जो कार्यक्रम कर आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव बगैर बारिश में छतरी लिए खड़े हुए हैं कि कुछ भला हो जाए, बारिश आ जाए तो इधर वोट कुछ आ जाए। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं अखिलेश यादव को दम है तो जो बयान उनके विपक्ष के नेता दिए हैं वो क्यों नहीं देते? वो विपक्ष के नेता को क्यों आगे कर दिया? वो विपक्ष के नेता से क्यों बयान दिलवा रहे हैं, जबकि आपको भी पता है प्रतिपक्ष नेता का क्या कार्यक्रम होता है? अब देख आगे बढ़े पैनल में, 2-3 सेकंड में खत्म करता हूं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव और समाज पार्टी को ऐसे बयान से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे बयान ना तो राजहित में है, लेकिन उनकी बात का जवाब आप नहीं दे रहे। बोलिए मैं देता हूं जवाब कि साहब आप बाहर के लोगों की चिंता कर रहे हैं, यहाँ जो हजार समस्याएं खड़ी हैं उनका निपटारा कब करेंगे? आप उनकी चिंता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बेटा भूखो मर रहा है, भतीजे की चिंता कर रहे हैं, यही कह रहे सर आपने? जवाब दीजिए। बिल्कुल दे रहा हूं जवाब। बोलिए। उन्हीं चीजों का बदलाव के तहत तो योगी सरकार आई है। क्या बदलाव इसमें हुआ? जब भुखमरी हो रही थी सपा सरकार में, गोली कांड होते रहे सपा सरकार में, सुन तो लीजिए, अफसर को खुलेआम जाके दफ्तर में थप्पड़ मारते थे सपा सरकार में। आज कम से कम भाजपा योगी जी के सरकार में को गोली मार दी थी। अरे अदालत में जाके गोली मार दिया तो क्या आप कहिएगा जज के सामने में न्याय मांगने नहीं जाऊंगा क्या? अगर राज नहीं है, पुलिस चलती है कोर्ट से, सरकार से चलती है क्या? बेबुनियादी बयान मत दीजिए। कैसे? पुलिस का कंट्रोल, आप लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, लेकिन आदेश का पालन कौन देता है? मुझे बताइए। डेट वारंट कौन देता है? गोली चलाने का कौन देता है? कौन देता? मजिस्ट्रेट नहीं देता। मजिस्ट्रेट को कहा क्या योगी? मजिस्ट्रेट देता है। चला दो, मजिस्ट्रेट देता है। आप बताइए, आप तो पूरा ऑर्डर देता है, मजिस्ट्रेट देता है। मुझे तो समझ में आता है ये इतने नासमझ और गैर जिम्मेदार बयान कैसे दे रहा है?
अरे पुलिस को गोली मारने का ऑर्डर मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम नहीं देता, पुलिस को गोली मारने का ऑर्डर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देता है, मजिस्ट्रेट देता है। आप जानते हैं, आप मजिस्ट्रेट देता एक्टिविस्ट है। हैं, आप आरटीआई के एक्टिविस्ट भी राजीव शर्मा जी। अरे मैं दुख बता की रहा हूं, बात है, मजिस्ट्रेट क्या क्या ब्लेम लगा लगा रहे पुलिस के ऊपर। गोली चलाने की नौबत क्यों आई? धनोज जी, ये गोली चलाने की नौबत क्यों ये आई? सब हो क्यों रहा है बवाल भाई? गोली तो मैं- चलाने वो की यही तो नौबत कह क्यों रहे आई? हैं, आप उनकी चिंता कर रहे हैं, इनकी। अगर ये देश ये प्रदेश जल रहा है, बालक भूखे मर किसकी रहे, वजह? भतीजे को गोद ले रहे हैं। अब हम इस बाकी बात लोगों की को क्या कहानी? बाकी लोगों को जोड़, हमारे यहाँ भी बाकी लोगों को जोड़ लें। पेट में बच्चा उसके लिए तो आप सब कुछ कर रहे हैं, जो जन्मा हो उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। सुनिए मेरी बात, हमारे मैं आपकी कहता- आवाज नहीं मिल रही। हाँ, अब बाकी लोगों को एक जोड़, दो सेकंड में खत्म जल्दी कर- बोले। हम देखे तालान साहब और योगेश सोनी जी। एक दो सेकंड हाँ, हाँ। राजीव सर ने और जो लॉजिक कहा- का ख्याल हाँ, रखिए आप। बिल्कुल। हाँ। हाँ, लॉजिक का ख्याल। आज आप मैं मुझसे में लॉजिक- लॉजिक का ख्याल नहीं मैं रख लॉजिक का रहे। ख्याल मूल रख- सवाल, मैंने क्या कहा आपको? मूल सवाल पहली बात कि तो अखिलेश घर की यादव- समस्याओं से एक भागकर मिनट, आप वहां की एक देख मिनट। रहे हैं। जब मुख्यमंत्री बनना होता तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है। सुनते जाइए, मैं लॉजिक दे रहा हूं। अगर जब विपक्ष संभालना होता, विपक्ष का नेता बनना होता, तो उस टाइम इसके मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता। लॉजिक सर, ये तो सब पार्टी का नहीं, गलत है। ये क्यों गलत है? आप बताइए ना। आज आप लीजिए अच्छा, महाराष्ट्र सेंटर में उदाहरण। हम आपको तुरंत आप उदाहरण, महाराष्ट्र उदाहरण हम आपको लीजिए ना। तुरंत उदाहरण देते देवेंद्र फडणवीस बने एक मुख्यमंत्री न, हम थे। आपको विपक्ष का नेता धनोज जी, बन हम क्या आपको बात करते हैं हम आप? आपको उदाहरण दम है तो हम दम है आपको तो बीजेपी की तरह हम कॉपी आपको करें ना। अरे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं जी ना। दीजिए, मैं दे रहा एनआरसी, अभी देखिए एनआरसी के मामले पर प्रधानमंत्री ने रामलीला मैदान से कहा कि देश में कोई एनआरसी नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं हुई है। जबकि गृह मंत्री ने हर मंच से कहा कि साहब एनआरसी लाकर रहेंगे, एनआरसी होकर देश में रहेगी। पार्लियामेंट पे आपने भी सुना इसी सेशन में कहा। ये क्या है? 2-3 सेकंड। नहीं, ये क्या आप मैं बताइए बता रहा ना। हूं। यही हर ना राजनीतिक तो दल कर रहा है। प्रधानमंत्री जी गलत है, हाँ, ना गृह मंत्री जी गलत है। इसमें कोई गलत मैं नहीं। आपको बता तो रहा अरे हूं, भाई आप कमाल है। 2 सेकंड दे तो अरे, प्रधानमंत्री सुनिए, हाँ। प्रधानमंत्री पूरे देश को देखते हैं और गृह मंत्री जो है लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, कानून को देखते अच्छा, हैं। तो वो सुन लीजिए। एनआरसी पे नहीं बोल मैं आपको सकते। क्या कह रहा हूं? नहीं, वो एनआरसी पे नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री जब खुले में भाषण देते हैं, हाँ। तो उस भाषण का औचित्य जो होता है, हाँ। वो जनता को समझाने के लिए हुआ। अच्छा। लेकिन कानून जब इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या समझा रहे थे सुनिए, सर पे? नहीं, जब आप बताइए ना, संसद- क्या- सुनिए ना, जब क्या संसद में समझा रहे हैं? कानून पास हो गया, सुनिए, हाँ। यही तो भ्रम मैं की वही तो स्थिति बता है रहा हूं। जनता भ्रम में। कुछ नहीं है, भ्रम इन लोगों को है। अरे भाई, जो संसद एक कह रहा में होगा, एक पास कह हो रहा गया। नहीं होगा, भ्रम नहीं है। अच्छा, एक मिनट, बाकी मेहमानों को जोड़ने सरकार- हमें सरकार बाकी में मेहमानों बना को जोड़ने लीजिए हमें लखनऊ जितना में एक मिनट सर, बाकी मेहमानों को जितना विपक्ष बना रहा है, जल्दी उससे ज्यादा से सरकार जल्दी से बना रही है। तालान साहब और योगेश जी की बारी है। हो गया आपको। तालान साहब हमें बताइए कि कौन तुष्टीकरण कर रहा है। संसद में पास एक होगा, बात तो सुनिए, तो मानते देखिए नहीं। दोनों लोगों ने शांति जी, से पूरे संसद- पैनल को सुना। संसद के अब इन कानून को लोगों को मानते सुनिए, नहीं। अब इन लोगों को सुनिए। तालान साहब, देखिए सर। कौन तुष्टीकरण कर रहा है, या फिर देश की सियासत को यह रोग लग गया है कि सब मीठा मीठा गप करना चाहते हैं, अपना अपना सब सुरक्षित करना चाहते हैं, और सबका अब यही हो गया है कि आप भाड़ में जाइए, देश भाड़ में जाए, हम अपने वोट को कंसोलिडेट करेंगे और सामने वाले को आरोपित करेंगे। यही हो रहा है क्या? राजनीति का तो ये चरित्र है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ये राजनीति का चरित्र, लोकतंत्र की राजनीति का जो एक शासन प्रणाली है। लेकिन रही बात, जैसे आप सीए की बात कर रहे हैं, जैसे राजीव सर ने बोला कि ये इसकी जरूरत क्या थी जब हमारे लोग भूखे मर रहे हैं जी। तो एक हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहते हैं, वहां के कुछ कायदे कानून है, संयुक्त राष्ट्र है। ठीक बात है। अगर जो कुछ लोग हमारे पास आए, हमारे पड़ोसी देशों से जो कभी हमारे हिस्से होते थे जी, तो वो लोग आए, उसमें ये लियाकत और नेहरू पैक्ट में भी ये था कि अगर जो वो वहां उनको उत्पीड़ित किया जाता है तो वो यहाँ लाए जाएंगे। जी। गांधी जी ने भी एक बार ये बात बोली है कि अगर जो वो जब चाहें तब यहाँ आ सकते हैं। आप उनको राष्ट्रपिता मानते हैं तो हम भी मानते हैं उनको, सबको। अगर जो उन्होंने बोला है तो हमें उनकी बात रखनी पड़ेगी। एक मिनट और हम नहीं- बस ये एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहते हैं, अपने दर्शकों के लिए, पूरे पैनल के लिए, कि नेहरू लियाकत समझौता और गांधी जी और भी तमाम हमारे आदरणीय महापुरुष, उन सब ने किसी ने यह भी कहा है कि मुसलमान को नहीं ला सकते हैं। देखिए सर, मैं इसमें ना एक सरकार है। तालान साहब पूरा स्टडी करके आते हैं, इसलिए हम उनसे ये प्रश्न चाहा। बोलिए। मैंडेट दिया गया है एक सरकार को, उनके पास बहुमत है, और जब बहुमत है किसी के पास तो उनके पास एक तो कानून बनाने का विशेष अधिकार है बिल्कुल सही और है। उनके लॉजिक भी हैं कि हम मुस्लिमों को क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि मुस्लिमों को अगर रखा जाएगा तो आपके पास और ज्यादा पता नहीं कितने सारे लोग आएंगे कि आप उनको वहन कर पाएंगे। अब देखिए लॉजिक बदल रहा है। ना अब सर लॉजिक बदल, हम एक छोटा संवाद, सोनी साहब तैयार, मैं आपको एक चीज, हम आपसे सर, सिर्फ ये 5 पूछ रहे हैं, 5 करोड़ ईसाई, अगर 5 लाख ईसाई, अगर इस कानून अगर इस कानून के पक्ष में नेहरू लियाकत समझौता, इस कानून के पक्ष में राष्ट्रपिता गांधी, वो इस माइनॉरिटी के लिए इस था कानून। कानून के पक्ष में पटेल, कोई भी XYZ, उनकी दलील दी जाती है, तो हम अंडरलाइन करके तालान साहब आपसे जानना चाहते हैं
कि ये बात उन्होंने सारी माइनॉरिटीज के लिए कही थी या फिर उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज माइनस मुसलमान? ये बताइए ना। माइनॉरिटीज अगर ये विजन ये था और सरकार इस विजन का सहारा ले रही है तो फिर वो माइनस क्यों कर रही है? सर देखिए, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज कौन है? पाकिस्तान के माइनॉरिटीज की अपने अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने की बात थी। अभी आप देश के अभी आप नेहरू पटेल और अब आप देशों में चलेंगे। माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी है। अगर जो आप वर्ल्ड सिनेरियो में वर्ल्ड सिनेरियो में देखेंगे तो हिंदू माइनॉरिटीज है। बोलने दीजिए, मैं लखनऊ उन्हें बोलने। नहीं सर, मैं कहना चाह रहा हूं सर, उन्हें बोले। मैं कहना चाह रहा हूं, आपने प्रोवोक करा, अपने अपने देश के माइनॉरिटीज के लिए था। हमने अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्टेड किया, उन्होंने नहीं किया। तो हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम उनकी रक्षा करें। वो अगर जो हमारे यहाँ वैध दस्तावेज के साथ आए, वो यात्रा किए यहाँ और नहीं जाना चाहते हैं। फिर सवाल देखिए, हम अपने अपने देश में जो करते हैं जी, उसके जो भी नतीजे आते हैं, ये तो हमारे लिए गौरव का क्षण है जी। अगर हमने कोई अच्छा अपना घर बनाया, हमारे घर के सदस्य खुशहाल है तो अच्छी बात है ना। लेकिन नेहरू, पटेल, लियाकत, गांधी जी ये जब माइनॉरिटीज के लिए कह रहे थे तो उन्होंने इन देशों के माइनॉरिटीज का नाम तो नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कोई भी माइनॉरिटीज कहीं से भी अगर आना चाहता है तो हम यही सेंस था ना, यही सेंस था ना, ये सेंस था या नहीं था? पाकिस्तान का माइनॉरिटीज। तो फिर हम ये कह रहे हैं कि इन महापुरुषों का नाम लेकर भी बिटवीन द लाइन्स खेल क्यों है, ये बता। अरे सर, पाकिस्तान का जैन साहब अरविंद जी आ रहे हैं, हमें चिंता एक बार जैन साहब आपके पास आ रहे हैं, उत्तर करिएगा। तारान साहब को सुनिए, योगेश जी को। अच्छा बोलिए योगेश जी, बोलिए योगेश जी, बोलिए। जैन साहब आ रहे हैं आपके पास, योगेश जी और तारान साहब को सुनिए। तारान साहब का नहीं रखा, सुन बोलिए, जवाब दीजिए। बीजेपी ने साथ साथ ये भी कहा जिनका धार्मिक आधार पे उत्पीड़न हो रहा है और जो हिंदुओं की जनसंख्या लगातार वहां घट रही है, जो अगर आप आजादी से लेके देखें कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है, जो जनसंख्या घटी है, ये आंकड़े भी बताते हैं, वो हिंदू या अन्य जो धर्म है उनकी घटी है। तो बीजेपी ने ये बीजेपी का बयान है, मेरा नहीं, फिर मैं अपना आकलन करता हूं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे आधार पे उनको सुरक्षित करना, बचाना। उन्होंने ये भी कहा कि यदि जो मुसलमान है इनका कुछ भी नुकसान कर सकते हैं दूसरे आसपास के देश जिनको बुलाया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, लेकिन उनको धार्मिक आधार पर उत्पीड़न नहीं पहुंचा सकते। ये बीजेपी कह रही है। लेकिन यहां बीजेपी से मैं सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि इस बात की हम पे प्रमाणिकता क्या है कि धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर उनको परेशान नहीं किया जाता होगा या उनको और तरीके से टॉर्चर नहीं किया जाता होगा। तो जो बीजेपी जो इस समय मौजूदा केंद्र सरकार का एंगल है वो थोड़ा सा अद्भुत है। लॉजिक पे जाते जाते हल्की सी मुझे भटकाव नजर आ रहा है कि ठीक है, धार्मिक उत्पीड़न पे जो हिंदू या अन्य जो मुस्लिम कंट्री है ये, तो उसके आधार पर ये उत्पीड़न तो उन पे होता हो, लेकिन इसकी गारंटी हमारे पास नहीं है कि वो मुसलमानों को भी भारतवर्ष के या अन्य जो मुसलमान है वो रखता हो। सॉरी साहब, एक सवाल जी। अब कानून तो आ चुका है जी, कानून पर जो बवाल है वो आप सब देख ही रहे हैं। आज भी दिल्ली में मंडी हाउस से जंतर मंतर तक, झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश के भी कुछ एक इलाकों में प्रदर्शन हुआ है। वो अहिंसक है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, कोई ऐसी खबर नहीं है कि हिंसा वगैरह हो रही हो। ठीक जी, हमें बताइए कि जो कानून पर बहस है जिसमें सरकार अब जन जागरण में लगी है, वो तो ये कह रही है कि साहब ये कानून देश में नागरिकता देने वाला है, किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं है। फिर आप लोग, राजीव शर्मा जी, अरविंद जी, संतुष्ट क्यों नहीं है भाई? ये तो बात सही है। बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे। पहले वहां और तालान साहब का काउंटर बोलिए जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी तकनीकी रूप से अगर हम समझें तो ये नागरिकता छीनने वाला कानून तो तब भी नहीं है। ये नागरिक छीनने वाला कानून तो तब भी नहीं है। राजीव जी, कैसे नागरिक छीनना, या तो मुझे कोई समझा। नागरिक छीनने वाला नहीं, इसमें जो भ्रम है, देखिए मैं किसी पार्टी का पक्ष कभी नहीं रखता, आप जानते हो। ये जब अपने पक्ष को, जो सबसे बड़ी बात है, इसमें सरकार का होमवर्क पहले अधूरा रहा है और इसमें जो बाकी अन्य दल है, देखिए केंद्र सरकार किसी की भी हो, अगर विपक्ष का काम विरोध करना नहीं तो वो विपक्ष नहीं होता, चाहे कोई मौजूदा पिछली केंद्र सरकार तो हो विरोध में। मैं बताता हूं, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ये विरोध कर रहे हैं तो ये जनता को अपनी बात कहने में असक्षम रही बीजेपी, या समझाने में। ऐसे कानून की बड़ी रिसर्च होती है, ऐसे कानून का अगर हम पिछले आसपास के तमाम देशों में देखें तो उनको बात रखने का बड़ा लॉजिक है। ऐसे में शूट ये तमाम ऐसे मैंने पढ़ा। इसके एक प्रश्न को आंसर तालान साहब कर रहे थे, वो मैं आपके पास दे रहा हूं, फिर तालान साहब आंसर करेंगे तुरंत। वहां जैन साहब, राजीव जी और बाकी लोगों को जोड़ा। हमें बताएं,
इस कानून से देश के नागरिक को क्या लाभ है? नहीं, इसमें लाभ, और अगर है जो डर या भ्रम जो बात बार बार अगर है तो सरकार इस बात को ढंग से कह क्यों नहीं पाई या अब तक क्यों नहीं कह पा रही है? अगर सरकार ने प्रयास किया है तो ये सब रुक क्यों नहीं रहा है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं, सरकार का इस पे होमवर्क अधूरा है। जैसे कि इसमें विशेषज्ञ बताते हैं कि तमाम इसके हम लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो बता पाते हैं, कहते हैं सरकार का ये कानून ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी जो प्रेजेंटेशन रही है, जो इसका होमवर्क रहा या इसको एप्लीकेबल रहा, वो एक तरीके से विपक्ष ने, जनता ने बतौर फरमान ले लिया। और सबसे बड़ा तो मुस्लिम जो इससे अपने आप को पीड़ित समझ रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा। और ये तमाम चीजें चल रही है, ये काम बाद में करें। 4 दिन बाद प्रधानमंत्री इस बात को बयान दे रहे हैं, जबकि ये 1 महीने पहले देना चाहिए था। तालन साहब आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, फिर बाकी मैं रही बात लाभ की, तो हमारे यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो इलीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ रह रहे हैं, इलीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको एक व्यवस्था में लेके आना, ये अपने आप में लाभ है। कि हमारे यहाँ अगर जो आप सीए जैसी या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जैसी कोई स्कीम लेके आते हैं तो उसके लिए उनको सबको एक डॉक्यूमेंटेड होना जरूरी है। अगर जो डॉक्यूमेंटेड नहीं होंगे, मैं एक दिन डिबेट में बोला हूं कि ये वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो रहा है, आपने मुझे बोला था कहां वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो रहा है। मैं आज आपको बताता हूं कि कासिम सुलेमानी को, जो कुदस फोर्स के कमांडर थे, उनको मार दिया गया है अमेरिका द्वारा। ये वर्ल्ड सिनेरियो चेंज का मतलब मैं बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा कदम है। अचानक से बस यही अचानक से क्या इसलिए मार दिया गया कि उनके पास कोई रेजिडेंट का प्रूफ नहीं था? इससे मैं बोल उनके पास नागरिकता लेके जा रहे हैं। अब आप उदाहरण रख रहे हैं भाई, जो उदाहरण रख रहे हैं, क्या कुर्दशी को इसलिए अमेरिका ने हमले में मार गिराया कि वो नागरिक नहीं थे? भाई इजराइल के क्या वो नागरिक? पूरी बात करना चाहता हूं। बोली सर देखिए, जब वर्ल्ड सिनेरियो चेंज होगा तो हमें यहाँ, या अगर जो ये मिडिल ईस्ट हमारे बिल्कुल पड़ोस है, अगर जो कुछ वहां होता है तो हम निश्चित प्रभावित होंगे। और हमारे यहाँ अगर जो कोई टेररिस्ट की कोई घटना होती है या कुछ होता है तो वो सारी चीजों को रोकने के लिए हमारे पास डेटा बहुत जरूरी है। मैं बोलता हूं डेटा का खेल है सारा, इलेक्शन से लेके जनता का डेटा। जल्दी से एक और सवाल पे राजीव शर्मा जी और जैन साहब और अरविंद जी के पास जाएंगे। अरविंद जी आ रहे हैं बस आपके पास, एक मिनट हमें बता इस डेटा में, इस डेटा की पूरी चिंता में एक सवाल आपसे रख रहे हैं। इस डेटा की पूरी चिंता में अगर आप मुसलमानों को भी शामिल कर लेंगे, उनका भी डेटा इकट्ठा क्लब कर लेंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? ना तो सीएए में क्यों नहीं है जिस पर बवाल है? सीएए में क्यों नहीं है? सीएए में क्यों नहीं है जिस पर बवाल? दो हमारे पड़ोसी हैं बिल्कुल, जिनसे हमारी सीमा रियल में लगती है। अफगानिस्तान से हमारी सीमा नहीं दूर है ना। मुझसे बात करेंगे, सुनिए एक मिनट। मुझे गैरत होता है, मेरी पत्रकारिता यह कहती है कि भारत की सरकार जिन दिन से उस दिन से कह रहा कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद बंद नहीं करेगा हम उनसे बात नहीं करेंगे। और आप कह रहे कि उनके नागरिक को आने दीजिए। आपको पता है कि पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड क्या रखा है कि अब तक आतंकवादियों को ये कानून कब बना? अभी 15 दिन पहले कानून बना, 15 दिन पहले कानून बनाना, तब से लेकर अब तक रह रहे थे। पिछली पूरी सरकार में रहे ना, पिछली पूरी सरकार ना पिछली पूरी सरकार में रहे ना। आप जल्दी से इस लॉजिक पे सदन में, इस लॉजिक आपने इसका मतलब एक मिनट, इसका एक तालान साहब क्या बताइए, मैं बता इसका मतलब इसका मतलब नरोजी इसका मतलब ये है पिछली पूरी सरकार आप रखे रहे और अब चिंता कर क्यों आएगा यहाँ पे? हमें अरविंद जी के अरविंद जी के पास जाने दीजिए, अरविंद जी के पास जाने दीजिए, जैन साहब को जोड़ने दीजिए, राजीव शर्मा के बारे में पूरी चिंता है हमारी। एक मिनट जल्दी से, एक मिनट सरकार अपनी, ये आप सारे लोग दलीलें रख रहे हैं। अरविंद यादव अब सुन लीजिए, कोई सरकार निष्पक्ष नहीं होती सर, कोई सरकार राजनीतिक दल सरकारें चलाते हैं, राजनीतिक दल सरकारें चलाते हैं, सरकारें राजनीतिक दल चलाते हैं, राजनीतिक दल निष्पक्ष नहीं होते, निष्पक्ष केवल प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। एक अब जरा अरविंद जी के पास, अरविंद जी के पास अरविंद जी के पास जैन साहब के मतलब देश के मुसलमान खराब हैं। अरविंद जी के पास अरविंद यादव को दिखाइए, अरविंद जी को दिखाए, अरविंद यादव को दिखाए, किसी भी धर्म के बारे में टारगेट नहीं किया जा सकता। केवल अरविंद जी बोलेंगे
होंगे अरविंद जी को दिखाइए, हो गया सर, हो गया, खत्म कर। अरविंद जी और जैन साहब, अरविंद जी और जैन साहब को दिखाइए। अरविंद जी बोले, अरविंद जी क्या वो साहब है? बोलिए, अब एक मिनट मुसलमान सुनिए। वो साहब हैं? अरे क्या कहना चाह रहे हैं आप? अब अरविंद जी को सुन, बोलिए अरविंद यादव जी, बोलिए। सुनिए राजीव जी, मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ डिबेट में मैं पहले भी आया हूं, लेकिन पहली बार ऐसी डिबेट देख रहा हूं कि किसी भी दल के प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं है, चूंकि ये धनोज कुमार जो आपके यहाँ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं। देखिए इस तरह की टिप्पणी का कोई अर्थ नहीं। ऐसे अरविंद जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। बार भी सवाल देखिए अरविंद जी प्लीज, हर विश्लेषक को एक मिनट देखिए, अरविंद जी प्लीज, समय निकल जाएगा। हर विश्लेषक को पूरी आजादी है, एक मिनट देखिए, हर विश्लेषक को पूरी आजादी है कि वो अपनी राय रखता है। योगेश जी अपनी राय से बोल रहे हैं, तालान साहब अपनी राय से बोल रहे हैं, राजीव शर्मा जी अपनी राय से बोल रहे हैं, और धनोज जी इसलिए इस सवाल में कोई दम नहीं, इस सवाल में कोई दम नहीं है कि साहब ये वैसे बोल रहे हैं। हर एक व्यक्ति को आजादी, हर एक व्यक्ति को आजादी है। आपको अपनी आजादी, आप अपनी बात कह रहे हैं, आप उनकी बात को काउंटर कर सकते हैं। अच्छा आज समय नहीं, अब समय नहीं, आज समय नहीं है, आज समय नहीं, हम आगे फिर बैठेंगे। दिखाई आज समय नहीं है, हम आगे फिर बैठेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप आए। प्राइम एजेंडा में हम सब ने इतनी चर्चा की, लेकिन सरकार या सरकारों को यह सोचना चाहिए, हमने पहले भी कहा है कि जन सरोकार सर्वोपरि हो। अगर सरोकार से वो सियासत जुड़ती है तो लंबी चलती है, वरना थोड़े अंतराल के बाद वो खत्म हो जाती है। ऐसे बहुत से दौर हमारे देश ने, प्रदेश ने और उसकी राजनीति ने देखे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं। उत्तराखंड में